नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज एमसीडी में बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। वहीं 15 साल बाद हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। हालांकि वो सेंचुरी तक तो पहुंच गए, लेकिन जो दम भरा जा रहा था कि एक तरफा आंधी चलेगी आम आदमी पार्टी के नाम पर, वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी ये दम भर रही है कि आने वाले वक्त में हमारा सरकार, केंद्र सरकार सहयोग करे। हम दिल्ली की सफाई पर जोर देंगे। जिन्होंने वोट दिया उन्हें भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन आज हम बैठे हैं हल्ला बोल में एक एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड लेके, बीजेपी के एक एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड लेके कि आखिर उनके क्षेत्रों में हर वार्ड की हालत क्या रही, कौन सा सांसद बीजेपी का पूरी तरह से विफल रहा, कौन ठीक से कर पाया। इसी के साथ आम आदमी पार्टी पर भी ये चर्चा होगी कि क्या पिछले विधानसभा चुनावों से वोटों में अगर गिरावट आ रही है, क्या अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के साथ जीत रहे हैं तो ये बड़ा संकेत है कि जो मुस्लिम वोटर पहले से आम आदमी पार्टी मानकर चलती थी कि उनको वोट करेगी, वो अब नहीं कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदीप गुप्ता, माफ कीजिएगा। संजय कुमार जी रोज रहते हैं इसलिए मुंह पर उनका नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन बीते दिन से प्रदीप गुप्ता जी का नाम सभी के मुंह पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके एग्जिट पोल को कितने मार्क्स देने हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। जो एग्जिट पोल आपने दिखाया था बीते दिन और आज जो आया है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता जी खुद ही अपने एग्जिट पोल को मार्क्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके साथ चर्चा करें, हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा जी, आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के सांसद कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एमसीडी की 250 में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत वाकई बड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी को सीटें भले मिल गई हों, लेकिन विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में कमी आई है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 2017 में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 25.08% वोट हासिल किया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 53.8% वोट हासिल किया और अब की बार एमसीडी चुनाव में 42.0% वोट मिले। उधर 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिला था। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38% वोट बटोरा। अब की बार बीजेपी को 39% वोट मिले। खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न में डूबे। उन्हें एमसीडी में मिला बहुमत दमदार जीत नजर आ रहा है, लेकिन तय मानिए पार्टी के रणनीतिकार घटते वोट शेयर को लेकर जरूर परेशान होंगे। उनकी परेशानी की एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भरोसा किया, तभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इलाके में जोर का झटका लगा है। शराब घोटाले का आरोप झेल रहे मनीष सिसोदिया के इलाके पटपरगंज में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। वहीं जेल में बंद सत्येंद्र जैन के इलाके शकुर बस्ती की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई। डीटीसी घोटाले का आरोप झेल रहे कैलाश गहलोत के इलाके नजफगढ़ की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान ओखला के विधायक हैं, लेकिन उनके इलाके की 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हो गई। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे,
सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। कितने छापेमारी की, कितने उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल के दूसरे मंत्री या पूर्व मंत्रियों के इलाके में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। गोपाल राय के बाबरपुर की 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार मिली। सबसे दिलचस्पी है कि मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया। ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 7 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के विधायक जहां पर हैं, उनकी परंपरागत सीटों पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है, उससे ये जाहिर होता है कि एक परंपरागत वोटर है जो हमारी तरफ लौट रहा है। हमें और पुनर्विचार की जरूरत है और जमीन पे मेहनत करने की जरूरत है। माना जा रहा था कि पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो ये है पूरी कहानी एमसीडी चुनावों के नतीजों की। हम आपको बीजेपी के एक एक सांसद का अपने अपने इलाके में क्या प्रदर्शन रहा है वो रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा सांसद हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत स्वागत आपका, क्योंकि आखिरकार जो जीता वही सिकंदर, और ये जीत आपकी है जो कि साफ दिखाई दे रहा है। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बढ़त मिली है। बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन इसी के साथ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजना जी, इस बधाई के लिए खास तौर पे मैं दिल्ली की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली सरकार की चाबियां थमाई थी, जिम्मेदारी दी थी, आज वैसे ही अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नगर निगम की चाबियां सौंपते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी। और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से नगर निगम में काबिज थी, उसे दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। और पिछले कई हफ्तों में आपने लगातार देखा और दिखाया भी कि कैसे 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के मैदान में उतरे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उतरे, 100 से ज्यादा सांसद, पूरा राष्ट्रीय संगठन भाजपा का और आरएसएस का मैदान में जुटा। और इसी के साथ साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहां तक कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक महाठग को भी ये लोग अपना स्टार प्रचारक बनाकर ले आए। लेकिन फिर भी जीत कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई, अरविंद केजरीवाल जी की हुई, और नकारात्मक राजनीति को दिल्ली के लोगों ने दरकिनार किया। आपका बड़ा सवाल मेयर का, जिसका बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें यह सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए कि जब बहुमत आम आदमी पार्टी के पास, बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी ज्यादा, लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट दिया, तो क्या अब ये लोगों के विरुद्ध जाकर ऑपरेशन लोटस जैसी खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे दिल्ली के लोगों ने इस बार चुना है, मेयर तो उसी का बनेगा। ये मैं एक छोटा सा पैगाम और एक छोटा सा सवाल बीजेपी के लिए देना चाहता हूं। परमात्मा का और जनता का आशीर्वाद पटपरगंज में कहां चला गया सर, जहां पर 4 में से 3 सीटें मनीष सिसोदिया के इलाके में बीजेपी ले गई। सत्येंद्र जैन के इलाके में शकूर बस्ती में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। कैलाश गहलोत जो डीटीसी घोटाले में जिन पर आरोप है, नजफगढ़ की 3 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान की जहां से विधायक है, वहां से इलाके की 5 में से 4 सीटें बीजेपी को चली गई। तो फिर ये तो एक संदेश है ना सर कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं चिपक गए इन लोगों पर इंडिविजुअली। अच्छा, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली, तमाम दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत के आंकड़े के पार किया, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है, तो इससे तो यही समझा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी मानकर एक कट्टर बेईमान भाजपा को लोगों ने हरा दिया। और जहां तक आप विधानसभा स्तर पे उतरकर
एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आदेश गुप्ता की विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए। आदेश गुप्ता जी जिस विधानसभा से आते हैं, जिस विधानसभा में जमीन स्तर की राजनीति करते हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस विधानसभा में बीजेपी सारे वार्ड हार गई। बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड देखिए, इनके कितने वार्ड हार गए। तो एक विधानसभा स्तर पे उतर के ये विश्लेषण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सीधी लड़ाई एक राज्य के स्तर पे भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी थी। और एक चीज का खास ध्यान रखिए अंजना जी, पहली बार आम आदमी पार्टी का मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी से हुआ। अक्सर एक धारणा बनाई जाती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जिसमें मुकाबला कांग्रेस से हो। जैसे दिल्ली में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन जब जब बीजेपी से मुकाबला होता है हम हार जाते हैं। एक धारणा बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में इस छोटे से चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का हाई वोल्टेज चुनाव बीजेपी ने बनाया और 15 साल से सरकार में बीजेपी थी। सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया। अरविंद केजरीवाल जी की विजयी हुई। ये जो दृश्य आपने दिल्ली की एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में देखा, इसे आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। कुछ देश की राजनीति भी इसी प्रकार से भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी बनती मुझे नजर आ रही है। और दिल्ली के लोगों ने साफ तौर पे बदनामी करने वाले लोगों को दरकिनार किया, काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया, मौका दिया। अगला सवाल आपसे, आपने कहा कि अब ये दो तरफा लड़ाई हो रही है और पिछली बार ही अपनी जीत के बाद से आप लोग बार बार कह रहे हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल ये हो रहा है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है। लेकिन देखिए सर, एक बात है जिस पर आपको ध्यान और नजर रखना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान गुजरात में भी बता रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी के नतीजों ने बता दिया है। कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उनके जीते हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है। क्या जो आपने नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर की मांग की, उसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये माने बैठी थी कि मुस्लिम मतदाता ये सोचता है कि जो बीजेपी को हराएगा हमें उसके साथ जाना है, लेकिन कई लोग, चाहे ओवैसी साहब हो, सबने कहा कि छोटे रिचार्ज है केजरीवाल जी। क्या मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक रहा है? क्या इसको लेकर चिंता है आपकी पार्टी में? आप मुझे 9 सीटों का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही हैं। मैं आपको 90 सीटें दिल्ली की गिनवा सकता हूं जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी का खूब बेशुमार तादाद में वोट है। वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीती। देखिए, इसे धर्म या जात के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत होगा। जब अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त बिजली देते हैं तो सबको देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं सबको देते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देते हैं सबको देते हैं। ये थोड़ी बहुत पार्टियां हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनके लिए बड़ी सुविधाजनक राजनीति होती है कि हर नतीजे को धर्म के चश्मे से देखो। हम तो सबके लिए काम करते हैं, पूरी दिल्ली हमें वोट देती है। जब 70 में से 67 सीटें आई थी तब भी पूरी दिल्ली ने वोट दिया था। जब 70 में से 62 सीटें आई थी तब भी पूरी दिल्ली ने वोट दिया था। और आज भी जब बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने पार किया है तो सबने वोट दिया। हर धर्म, हर जात, हर बरादरी, हर उम्र, हर इकोनॉमिक स्ट्राटा के शख्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये आपने भी अपने शुरुआती पैकेज में दिखाया अंजना जी कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर थोड़ा सा घट गया पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। मैं आपको बता दूं, ये मैं पूछने वाली थी, इसी का एक छोटा सा जवाब मैं आपको बता देता हूं अंजना। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38% वोट बटोरा। अब की बार बीजेपी को 39 मिला है, उनका 1% बढ़ा है, आपका घटा है। ये क्या अंदर में पार्टी अंदर खाने आप लोगों के लिए चिंता की बात है या इसको अलग अलग चुनाव देख रहे हैं आप? घटा है 10%। अब मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, तय आप करिएगा कि इस चिंता की बात है कि नहीं है। मैं ये आप पे नतीजा छोड़ता हूं। होता क्या है कि कोई एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो लगातार सारे एग्जाम्स में 90% से ऊपर मार्क्स लाता है। कभी 90, कभी 92, कभी 95% 100 में से अंक लाता है। फिर किसी एक मिड टर्म के एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट में उसके 95 की जगह 85 नंबर आ जाते हैं या 80 नंबर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये विद्यार्थी हमेशा ही 90% से ऊपर लाता था, इस बार 80% नंबर लेकर पास हो गया। तो क्या ये अनफेवरेबल नतीजा है? क्या वो कहीं पीछे की ओर तो नहीं जा रहा?
और हम इस बात को लेकर या तो मायूस हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि डिस्टिंक्शन के साथ विद्यार्थी पास हुआ। मैं इसे इस डिस्टिंक्शन से पास हुए, बहुत बेहतरीन नंबर से पास हुए, अंकों से पास हुए विद्यार्थी के तौर पे इस नतीजे को देखता हूं। कभी 80% सीटें आती हैं, कभी 90 आती हैं, कभी 95% आती है। आंकड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली ने मैसेज तो यही दिया कि मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल, अगर तुम उस पर कीचड़ उछालोगे, उसे गाली दोगे, तो हम कीचड़ की एक एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लेंगे। ठीक है, एक सवाल प्रदीप जी का है, जल्दी से प्रदीप जी पूछ लीजिए, फिर अन्य मेहमानों को दिखाइएगा उनके पास। आखिरी सवाल। राघव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आम आदमी पार्टी अब तीसरे ऑफिस में सरकार है। पंजाब दिल्ली के बाद ये तीसरा ऑफिस कह लीजिए जिसके अंदर आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज हुई है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल उससे तवज्जो रखता हूं कि आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, विकास की राजनीति के चलते लक्ष्मी और गणेश की फोटो नोट के ऊपर आना, बिल्किस बानो जो कन्विक्ट है उनके बारे में कुछ न कहना और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, ये किस विकास की राजनीति है? थोड़ा सा बताएं और प्रकाश डालें। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, दिल्ली का जो लोकसभा का क्षेत्र है 3, जिसके अंदर ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पे कि 15% मुसलमान है, बाकी सभी लोकसभा सीटों के ऊपर 4 या 5% है। इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की सीटें जो है आपसे ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण है मुसलमान का जो वोट हमारे सर्वे में आम आदमी पार्टी को 50% मिल रहा था, वो एक्चुअल में 30 मिला और कांग्रेस को 50% मिला। ठीक है, थोड़ा बताएं आप इस बारे में। छोटा सा जवाब सर, छोटा सा जवाब। प्रदीप जी, बीजेपी ने ये सारा चुनाव आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने पे लड़ा, और आम आदमी पार्टी ने ये सारा चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम का मुख्य मुद्दा दिल्ली को साफ करने का, सुंदर बनाने के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। हमारा सारा कैंपेन यही था, और सब हमें वोट देते हैं। आप जैसे जो ये विश्लेषण करते हैं न्यूज चैनल पर बैठकर, उनके लिए बड़ा सुविधाजनक है ये कहना कि इस वर्ग ने दिया, इस धर्म विशेष ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इसने नहीं दिया। हम तो सबके लिए काम करते हैं जी। अच्छे अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हिंदुओं के बच्चे भी जाएंगे, मुसलमानों के भी बच्चे जाएंगे, सिख समाज के बच्चे भी जाएंगे, सब जाएंगे। हमारे लिए सब एक बराबर है। और हम लोग देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। देखिए 100% वोट तो किसी को नहीं मिलता। 100% तो आज तक हिंदुस्तान में, ठीक है, 100% है जो 100% तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के दौर में भी नहीं मिला। विनोद जी भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई सरकार है जो वर्ग विशेष के लिए काम करती है? सब यही दम भरते हैं कि सबके लिए करते हैं। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। राघव जी, अरे राघव जी, आपको आश्वासन दे रहा हूं, गुस्सा हो रहे हैं। प्रदीप जी ने तो आपको इससे भी ज्यादा सीट दे दी है। सरकार हमारी बनी है अपने एग्जिट पोल में, इन्होंने इससे भी ज्यादा सीटें आपको दी थी। नहीं हो रहा, मैं तो चाह रहा था कि प्रदीप जी का एग्जिट पोल एमसीडी के मामले में सटीक हो जाए, उनका भी हल्का सा गड़बड़ा गया। मेरी अंदर से तो यही इच्छा थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा प्रदीप भाई, जिसने हमें वोट दिया उसके लिए भी काम करेंगे, जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए बल्कि ज्यादा काम करेंगे कि अगली बार वो भी हमें वोट दे। बहुत धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए, सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से, जिन्होंने न सिर्फ एमसीडी बल्कि गुजरात, पंजाब, हर जगह पर सक्रिय रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, आलोक शर्मा जी, जो गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, और प्रदीप जी और विनोद जी लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव जी, आपके पास आते हुए तमाम बातें आपने सुनी है। बड़ा सवाल यही है कि आप रिपोर्ट कार्ड ही देख लीजिए सर अपने तमाम सांसदों का। अब सवाल यह है कि जनता को काम चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ही एक सांसद का ये बता रहा है, आप रमेश बिदुड़ी से शुरू कीजिए सर। 37 वार्ड है, जल्दी से एक बार दिखा देते हैं, जिस पर गौरव जी लंबा जवाब देंगे। बीजेपी 13, आम आदमी पार्टी 23। जैसे मनीष सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, सत्येंद्र जैन का देखा जा रहा है, वैसे गौतम गंभीर का देखिए तो यही एक सांसद है जिनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा सम्मानजनक है, बल्कि अच्छा कहिए, डिस्टिंक्शन है। 22 बीजेपी और 11 आम आदमी पार्टी के। मनोज तिवारी 41 है वहां पर, बीजेपी को 18 मिली है, 17 आम आदमी पार्टी को। मार्जिनली अच्छा किया है बीजेपी ने, मनोज तिवारी ही चेहरे और खुलकर उन्होंने प्रचार किया। मीनाक्षी लेखी की सीट पर देखिए सर क्या हाल है। 25 कुल वार्ड है, 5 में बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी 20 में जीती है।
हंसराज हंस को देखिए 43 है, बीजेपी 14 पे जीती है, आम आदमी पार्टी 26 पे जीती है। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो निकाला जाएगा सर, तो बीजेपी और उनके सांसद शायद उनसे भी लोग खुश नहीं है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बड़ी विनम्रता से जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बधाई देती है। और एक बात जरूर कहेंगे, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन साथ में जो मेहनत करके ईमानदारी से और विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता है वो भविष्य का सिकंदर होता है और भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। मैं एक चीज आपके चैनल पे देख रहा था, पिछले कुछ घंटे से दिखाई जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये स्टैंड है कि मेयर तो हमारा ही होगा, और फिर कुछ बाइट चलाई गई जो हमारे साथी बंधु हैं। अंजना जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब 250 सीटों के परिणाम आए उसके बाद किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि मेयर तो हमारा ही होगा, मेयर तो उसका होगा जिसका बहुमत होगा? तो आज तक ने जब क्लिप्स दिखाए तो वो उस समय की बात है जब रुझान आ रहे थे और परिणाम नहीं आ रहे थे। तो किसी का वक्तव्य और उसका जो संदर्भ है वो बदल जाता है अगर उसे इस तरह दिखाया जाए। अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, मीडिया को गलत नहीं बताएंगे। जनता ने ये सुनिश्चित किया है कि अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में चाबी दी है तो जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं वो जनता की तिजोरी से रुपया निकाल के अपनी तिजोरी में न रखे। ये एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और हम उसे निभाएंगे। तीसरी बात आपने जो कही, देखिए जो मुद्दे थे हमारे वो आज भी हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने बोला किस तरह से एक मंत्री 6 महीने से जेल में है, हुआ क्या? वो सत्येंद्र जैन की जो विधानसभा क्षेत्र है 3 सीटें लगती हैं, तीनों हार गए। दूसरे मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है आबकारी घोटाले में, 4 सीटें इनकी थी, उसमें से 3 हार गए। कैलाश गहलोत, इनके खिलाफ डीटीसी लो फ्लोर बसेस का घोटाला हमने उजागर किया, इनके क्षेत्र में 4 सीटें हैं, 3 हार गए। चौथे मंत्री गोपाल राय, भ्रष्टाचार का हमने बताया किस तरह से ये भी इनका नाम आ रहा है, 4 सीटें, 3 हार गए। तो मुद्दा भ्रष्टाचार का क्या खत्म हो गया? नहीं, वो आज भी है। आप अभी बात कर रहे थे कि झाड़ू चल गया, मुझे तो वो तस्वीर याद आती है जहां स्वास्तिक का चिन्ह जो हम सबके लिए बहुत ही मर्यादापूर्ण है, उसको अरविंद केजरीवाल झाड़ू दिखा रहे थे कि स्वास्तिक दौड़ रहा है, पीछे झाड़ू है। क्या वो मुद्दा खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। और मैं सुन रहा था यहां आपके प्रवक्ता आ रखे थे, उन्होंने कहा विद्यार्थी की बात करी, तो मैं भी एक बात कहूंगा। देखिए, विद्यार्थी लीग मैच हुआ, आप जीते, लेकिन हमने भी कांटे की टक्कर दी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आज तक का सर्वे 69 सीटें दिखा रहा था और हमारी सीटें आई 104। ये आप भी मानेंगे कि 15 साल जनता की सेवा करने के बावजूद हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। लेकिन सेमीफाइनल का रिजल्ट कल आएगा। अब बताइए अंजना जी, क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने आपके चैनल को लिख कर दिया था कि उनकी 230 सीटें आएंगी और भाजपा की 20 से कम आएंगी और गुजरात में 92 से ज्यादा आएंगी। अब कल जब सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आएंगे गुजरात और हिमाचल में, तब भी बात होगी। और जो फाइनल हुआ था 2014 और 2019 का, तो 2 अंडे मिले थे दिल्ली में, ये मत भूलिएगा। और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं ये बात। प्रदीप जी चुपचाप आपकी तमाम खरी खोटी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो प्रिडिक्शन था वो थोड़ा ऑफ हो गया। प्रदीप जी, नहीं, सेंचुरी पार वो चले गए 104। भाटिया जी ने आधी बात सही कही, आधी नहीं कही। 69 से 91 सीटें, यानी रेंज होती है एक, और 250 सीटों के वार्ड एमसीडी में, बिल्कुल, तो 91 की जगह 104 सीटें। 85 एवरेज आपने दिया था, 85 एवरेज दिया था। 91 से 104 सीटें आई, 13 सीटें ज्यादा आई है बीजेपी की और 14 सीटें कम आई है आपका रेंज। जी बिल्कुल सही है भाटिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और साथ में 42% आया है आम आदमी पार्टी का, जो कि 43 दिया था। सम्मान पूर्वक एक बात आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपसे एक बात कहूंगा।
आपका सर्वे, आपका पोल बहुत सम्मानजनक है, बहुत मेहनत लगती है और ये एक आसान काम नहीं है। लेकिन जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जो सही तथ्य है कि आपने 69 से 91 कही थी, हमारी 104 सीटें आई, ये आप भी मानेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हम एक तगड़े विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, सैंपल साइज भी हमने बड़ा लिया था, लेकिन वही वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि 13 के आसपास का फासला है जो बीजेपी का प्रेडिक्शन हुआ था उससे। आलोक जी को दिखाइए जल्दी से। आलोक जी, अब आपसे किस मुद्दे पर चर्चा की जाए, सर मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है दिल्ली में, धीरे धीरे लोकसभा, विधानसभा, एमसीडी, आपका अस्तित्व अब कई चुनावों में लगातार गायब होता चला जा रहा है, तो शायद आपको बुरा लग जाए। लेकिन आप ही बता दीजिए या आप ही बोल दीजिए जो आपके मन में है, क्योंकि एमसीडी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बीजेपी लगाती है तो शान से लगाती है। खड़गे साहब कहते हैं ये तो एमसीडी चुनाव में भी पीएम का फेस लगाते हैं। आखिर एमसीडी चुनाव को भी अगर बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है तो ये यूएसपी है या इसमें गलती है? एमसीडी चुनाव में सबको पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि छोटा चुनाव है। अंजना जी, सबसे पहले तो जो भी आज पार्षद जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और जो भी मैंडेट आया है, आज भी जितने भी हमारे 9 पार्षद जीत कर आए हैं और तमाम ऐसे रहे हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पर भी रहे हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की, उनको भी धन्यवाद। हमारे वोटर्स दिल्ली के जिन्होंने चिंतन और मनन के साथ वोट डाला, उनको भी धन्यवाद। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली कैसे अच्छी हो, इस पर अब कैसे विचार किया जाए, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बीजेपी और बीजेपी का भ्रष्टाचार यहां पर जिंदा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि मैं सफल हो गया, अगर केजरीवाल जी सफल हो गए हैं पूरी तरह से और बहुत अच्छा काम किया है, एक पार्टी बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, और अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो बीजेपी की 104 सीट नहीं आनी चाहिए। तो आज तीनों ही पार्टियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने पेरिस बनाने का वायदा किया था, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई है। दिल्ली के अंदर किस तरह का प्रदूषण बढ़ा है, यमुना जी की क्या हालत है, कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, एमसीडी में कितनी भर्तियां हुई हैं, एमसीडी एडवर्टीजमेंट के कितने घोटाले हैं, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली कैसे अच्छी हो, विपक्ष में रहेंगे हमारे 9 पार्षद, और हम पूरा अपना विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाएंगे। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इसी से संतुष्ट हैं वो, कह रहे हैं कि जितने पार्षद हैं हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन देखिए, जीत है तो जीत है आम आदमी पार्टी की, लेकिन सेंचुरी तक बीजेपी का पहुंचना क्या ये संकेत दे रहा है कि जमीन उनकी खिसकी है, दरक रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो वो हार रहे लगातार, या फिर है लड़ाई में? देखिए जिस तरह एमसीडी का चुनाव बीजेपी ने लड़ा है और बड़े नेक टू नेक फाइट हुई है, हम लोग दोपहर 2 बजे तक देख रहे थे, तो लगातार आगे पीछे आंकड़े होते रहे। तो जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि एकदम सफाया हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और जिस वोट परसेंटेज में भी बीजेपी का जो है 38%, 39% वोट बढ़ा है, वो हो गया है, मतलब यानी पिछले से वोट बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जमीन तो नहीं खिसकी है, उसका जो कमिटेड वोट है वो उसके साथ है। हाँ, कुछ वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। कांग्रेस के लिए एक सबक जरूरी है, एक सिल्वर लाइनिंग में देखता हूं कि उसका वोट परसेंटेज विधानसभा की तुलना में 12% हो गया, जो पहले 4% के आसपास था। हाँ। तो अगर कांग्रेस, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाएगी, उसके पास कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित का शासन समाप्त हुए भी 10 साल हो जाएंगे जब अगला चुनाव आएगा, और एमसीडी में भी 15 साल से वो नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी है। तो उसके पास कोई बैगेज नहीं होगा। अगर वाकई विपक्ष की भूमिका ढंग से निभाती है, उसके अध्यक्ष अगर ये कि पता लगा अपना वोट भी नहीं पता, उनको मालूम है कि नहीं, तो दफ्तर का ताला नहीं, चौधरी कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, दफ्तर का ताला भी नहीं खुल रहा 12 बजे तक। अगर इस हालत में रही पार्टी तब तो मुश्किल है कुछ भी, लेकिन अगर पार्टी ने इससे सबक लिया और अच्छे लोगों को मैदान में लाई और जो पैन दिल्ली की लीडरशिप उसको डेवलप किया, तो उसको फायदा मिल सकता है। तो फायदा मिल सकता है। जल्दी से आलोक जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पे। अनिल चौधरी आज नहीं दिख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आपके। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल टेक्निकल मिस्टेक रही, उनका वोट नहीं था, वो चेक किया जाना चाहिए था, और ये गलती किसी से भी हो सकती है, और सबसे बड़ी गलती तो इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन आज अनिल चौधरी जी को आना चाहिए सामने, और मैं स्वयं उनसे कहूंगा कि वो मीडिया को भी फेस करें। हार और जीत चलती रहती है, और वो युवा हैं अभी, और उन्होंने काफी मेहनत की है अपने कार्यकाल के दौरान भी। मैं भी स्वयं निवेदन करूंगा, जहां तक मुझे मैसेज है, वो डीपीसीसी गए भी थे। 12 बजे तक दफ्तर तक नहीं खुला। आपको पता है सर, भारतीय जनता पार्टी को पता था,
हाँ, आ रही हूँ गौरव जी। दफ्तर भी नहीं खुला था आलोक जी। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, दफ्तर नहीं खुला अंजना जी। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है। केवल वहां 2 दरवाजे हैं, हो सकता है कोई सा एक दरवाजा नहीं खुला हो। पूरा स्टाफ काम कर रहा था। 11:30 बजे वहां पर जो ऑफिस सेक्रेटरी उनसे मेरी स्वयं बात हुई है लैंडलाइन पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दफ्तर खुले ना खुले, किस्मत जरूर खुले आम कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास गौरव जी, एक छोटा सा रिएक्शन, जिसके बाद में जासमिन शाह जी फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि राघव जी से लंबी बातचीत हो गई थी, आम आदमी पार्टी का पर्सपेक्टिव आ गया। मैं आ रही हूँ जासमिन जी आपके पास, लेकिन गौरव जी अपनी बात कह लीजिए। देखिए अंजना जी, आप जीत में कैसा व्यवहार रखते हैं ये अहमियत रखता है, लेकिन कोई भी पार्टी अगर दिलों को जीतना चाहती है कि भविष्य में जनता आशीर्वाद दे, तो हार में भी आपको ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ना, मीडिया को गलत नहीं बताना, आपको जो जनादेश आया है उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहली बात जो मुद्दे हमने उठाए थे कि कट्टर बेईमान है ये आप पार्टी, वो उठाते रहेंगे। और 2 सवाल मेरे मन में आए, अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था इसलिए पूछ रहा हूं। पूरे कैंपेन में अरविंद केजरीवाल रोते गाते रहे, उन्होंने बार बार कहा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। अब अंजना जी, कोर्ट ने तो जो कहना था कह दिया सतेंद्र जैन के केस में, लेकिन अरेस्ट तो मनीष सिसोदिया हुए नहीं, तो दुरुपयोग तो दिखा नहीं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं वो चुनावी मुद्दा होता है, वो अनर्गल होते हैं और माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने कहा, उनकी जीत को मैं कम नहीं आंकता हूं। जनादेश आया है, चाबी उनको मिली है, वो जनता की तिजोरी लूटे ना, ये उम्मीद जरूर रखता हूं। लेकिन ये पूछा जाएगा, आप भाजपा को कह रहे थे कि 20 सीटों से कम आएंगी, 104 आई हैं, तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल इस पे क्या कहेंगे। गुजरात में 92 बता रहे थे, क्या 2 सीटें आ जाएंगी गुजरात में? ठीक है, चलिए इस पर भी आपका रिएक्शन। 230 जो वो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल दे रहे थे और 20 बीजेपी को, क्या इस तरह की भविष्यवाणियों से बचना चाहिए? भविष्य में पंजाब में सही साबित हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मामला पलट रहा है। लेकिन इसी में मैं जासमिन साहब एक सवाल जोड़ रही हूँ। बल्ली मारान, हम मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, इस पर पहले जब मैंने राघव जी से भी पूछा, उन्होंने चटक दिया कि हम सबके लिए काम करते हैं, बीजेपी भी कहती है सबके लिए काम करते हैं। बल्ली मारान 2 सीटें मिली है 3 में से, लेकिन मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीटें हैं यहाँ पर 0 आउट ऑफ 5 आम आदमी पार्टी। सीलमपुर मुस्लिम बहुल सीटों पर 0 आउट ऑफ 4। ओखला 1 आउट ऑफ 5। हालांकि मटिया महल और चांदनी चौक में मुस्लिम बहुल सीटों पर आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, और कांग्रेस का इन सीटों पर अच्छा करना, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है कि आप जो हिंदुत्व कार्ड बीच बीच में खेलते हैं कि हम बिल्किस बानो का नाम गुजरात में नहीं लेंगे, हम रुपए पर गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो की बात करेंगे, वो उल्टा पड़ रहा है? दोनों पर आपका जवाब। बिल्कुल नहीं अंजना जी, मेरे ख्याल से आपने चंद मुस्लिम बहु जहां मेजोरिटी सीट से उनका नाम गिनाया, लेकिन आपने मटिया महल का भी नाम गिनाया। वहां पे 3 सीटें, तीनों की 3 आम आदमी पार्टी जीती है। कुल ऐसी 80 से 90 वार्ड्स हैं जहां पे अल्पसंख्यक की पॉपुलेशन ज्यादा है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी आम आदमी पार्टी जीती है। वैसे ही किसी और धर्म या जाति को भी अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी, देखिए ये जो 134 का नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है, क्लीन मेजोरिटी है, जिसे कहते हैं कि 30 वार्ड्स का अंतर है हमारे और नेक्स्ट पार्टी बीजेपी के बीच में। मतलब दिल्ली के तमाम वर्गों ने आज हमें सपोर्ट किया है। पिछले एमसीडी चुनाव की अगर तुलना करें तो 80 वार्ड्स बीजेपी के कम हुए और हमारे 80 से 90 वार्ड्स बढ़े हैं। इसका मतलब साफ है, ये चुनाव केवल एक किसी मंत्री या किसी एमएलए का नहीं था, ये चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल बीजेपी ने बनाया था। शुरुआत से इन्होंने केजरीवाल जी को गालियां दी, उनकी करप्शन के चार्जेस डाले, उनके मंत्रियों पर डाले, लेकिन अरविंद जी के ऊपर भी डाले। साथ साथ मुख्यमंत्री, पहली बार, मुझे याद नहीं है पिछले 20 साल में दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कभी भी 7 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स आए हों, 17 केंद्र के मंत्री आए हों। तो इतनी जो ताकत आपने झोंकी है, आपने तो यही कहा कि मोदी जी का काम पसंद आया तो उनको वोट दीजिए, नहीं तो फिर आप अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए। तो ये मैसेज आज साफ है, दिल्ली वालों ने डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जासमिन जी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आपके भी तो मुख्यमंत्री, एक सेकंड, भगवंत मान साहब गुजरात में प्रचार कर रहे थे, आपके जितने मुख्यमंत्री आपने उतार दिए गुजरात में।
तो और जिसके पास जो मंत्री है, राघव जी वहां पर थे, सांसद है यहाँ दिल्ली से, वो वहां पर थे राज्यसभा में मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है अंजना जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपत्ति है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पूरी ताकत झोंकना इसका मतलब है कि ये कोई स्थानीय मुद्दों पे इन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं करी थी, करप्शन के मुद्दे पे लड़ने की कोशिश नहीं करी थी, इन्होंने इसे मोदी वर्सेस केजरीवाल दे दिया। इसलिए इसका जो परिणाम है वो देश को संकेत देता है कि दिल्ली वालों ने फिर से अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया है। उनके 8 साल के काम के बाद ये उनको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है कि नहीं, हमें आपका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पसंद है, ना कि 15 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार का मॉडल जो भाजपा ने दिल्ली वालों को दिया है। 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं जो आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनकी एंट्री होने वाली है। 15 साल में इन्होंने एक काम वहां पे नहीं किया और अब आके कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार आपने किया। आपके भ्रष्टाचार का पिटारा तो दिल्ली वालों ने खोल दिया है देश के सामने। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का जो एक्रोनिम दिया गया है वो मेरे ख्याल से एक शेमफुल है दिल्ली की जनता के लिए, और वो केवल जवाब सुन लीजिए। गौरव जी जवाब दे रहे हैं, 3 मुद्दे आपने उठाए, तीनों पर वो जवाब दे रहे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहला सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा था, प्रवक्ता से उम्मीद थी वो बोलेंगे। उन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने दूसरा मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचारी मंत्री 6 मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को छोड़ के, 4 मंत्रियों में आप देखिए जो सीटें हैं वो हार गए अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो इससे क्या ये नहीं साबित होता कि जनता आपको कट्टर बेईमान मानती है? अभी भी आपने उत्तर नहीं दिया। और तीसरा, मैंने पूछा 230 सीटें आने वाली थी, हम 20 से कम आने वाले थे, और हुआ क्या हम सबने देखा। लेकिन आज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 3% अभी भी बढ़ा है। क्या दर्शाता है? कि जो लोग हमारी लीडरशिप में, हमारी विचारधारा में आस्था रखते हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार था वो खिसक गया है, और कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है हम कि लौट के आ ना सकें। अभी आप देखिएगा कैसे आगे चल के अगर आम आदमी पार्टी, जो कि अराजक अय्याशी पार्टी है, जिसे पब्लिक भी कह रही है, हम लोग सबक सिखाते हैं। और कांग्रेस की भी एक बात कर लूं, ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, जगदीश टाइटलर को स्टार कैंपेनर बनाओगे, जो सिख और पंजाबी समाज है उसके जख्मों पे नमक छिड़कोगे, तो यही हश्र होगा। और 9% वोट बैंक इनका कम हुआ पिछले चुनाव से एमसीडी, और उससे पहले भी अंजना जी 9% कम हुआ था। आज आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि एक नई पार्टी आती है और आपका जनाधार खिसक रहा है क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है, और ऑफिस का ताला ना खुलना, प्रदेश अध्यक्ष का खुद का नाम वोटर लिस्ट में ना होना, ये यही दर्शाता है कि जब इनको 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव में 0 मिलता है तो सही मिलता है, जब इनको लोकसभा 2014 और 19 में दिल्ली में 0 मिलता है वो सही मिलता है। ठीक है, दोनों चुके यहाँ हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद में राजनीतिक मेहमानों के पास आएंगे। प्रदीप जी, 11% वोट कहाँ गए? नहीं 11 नहीं, 12% बीजेपी दोनों को 12%। हाँ 12% वोट। जो मैं जास्मिन को बधाई दूंगा, आम आदमी पार्टी अब तीसरे ऑफिस में सरकार बनाएगी, ये अपने आप में बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जास्मिन ने कहा कि 8 साल के अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रशासन रहा, जो विकास कार्य रहे वगैरह वगैरह, तो आप विकास कार्य की बात तो कर रहे हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वो स्टेट के हैं, तो 54% से वोट यदि 42 आता है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फॉल है वो। 12% का फॉल आप समझ रहे हैं 2 साल के अंदर, इसका क्या मतलब है? प्रदीप जी, मैं आपका आंसर बस एक ही शब्द से कहूंगा कि लोकसभा चुनाव का अगर आप आकलन करें कि लोकसभा नहीं, असेंबली नहीं, वो लोकसभा की बात कर रहे हैं। रुक जाइए, सुन लीजिए उनके तर्क। मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। अगर आपका यही लॉजिक कहेंगे फिर लोकसभा टू लोकसभा करिए। मोदी जी को बहुत बहुमत से जिताया था दिल्ली वालों ने 2019 में, 20 में देखो कहां पे गिरा दिया। तो मतलब मोदी जी का काम कुछ नहीं है, मतलब ये मेरे ख्याल से लॉजिक नहीं है। देखिए जो नहीं सर, आपने कहा 8 साल का शासन, 8 साल का केजरीवाल जी का शासन में, उस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए मुझे जवाब दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया। देखिए सवाल होता है कि काउंसिलर का चुनाव बहुत ही लोकल इश्यूज पे, लोकल फेस पे भी लड़ा जाता है, लेकिन हाँ एक डेवलपमेंट की उम्मीद थी। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली वाले समझते हैं कि हमें एक बेंचमार्क सिटी बनाना चाहिए, दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना चाहिए, और उसके पास 2 ऑप्शंस थे। या तो इनका 15 साल का जो कुशासन था, जहां पे एक स्कूल नहीं ये लोग बता पाएंगे जिन्होंने ठीक करे, कूड़े के पहाड़ देखिए इतने बड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल जी की काम के उदाहरण देखे हैं।
मैं मानता हूं वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वहां पे उदाहरण देखा। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और यही भरोसा है, यही गारंटी का जो मॉडल है दिल्ली वालों को पसंद आया, और काम की राजनीति पे दिल्ली वालों ने आज मोहर दी। ठीक है विनोद जी, जल्दी से। गौरव जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि हम गुजरे जमाने के लोग नहीं हैं और वापस आएंगे, आपका जो जिस तरह परफॉर्मेंस है वो भी ये बताता है एमसीडी में, लेकिन दिल्ली विधानसभा के मामले में 1993 के बाद से बीजेपी लगातार पीछे होती गई और आज जिस स्थिति में है तो गुजरे जमाने जैसी बात है। उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए विनोद जी, ये बात आप भी मानेंगे कि कई चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लीडर हमेशा उस चर्चा में शामिल होके जो भी जनादेश आता है उसे स्वीकारते हैं, और उसके बाद हम लोग समीक्षा करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन ये भी बात सही है कि दिल्ली की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को हराने का मादा अगर किसी में है, अब कांग्रेस पार्टी तो सिमट गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, और वो बात स्पष्ट हो जाएगी जब अगला चुनाव आएगा। चलिए अगले चुनाव में बात करेंगे एक बार फिर से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अब तो कल सुबह 6 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे। 8 बजे के बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 6 बजे से रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज नतीजे हम आपको आज तक पर दिखाने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक मौका आज आम आदमी पार्टी को जरूर मिल गया जब राजधानी दिल्ली में मनोज तिवारी के गाने पर रिंकिया के पापा पर डांस कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि सेंचुरी पार बीजेपी जरूर है लेकिन बहुमत आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव मिला है। देखते रहिए।